और चलिए लंच टाइम की शुरुआत आज एक ऐसी खबर के साथ जिसे सुनकर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट उत्साहित हैं। धरती से परे जीवन की तलाश में नासा को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। मंगल पर मौजूद नासा के एक रोवर ने पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर जीवन के संकेत दिए हैं। नासा के परसिवरेंस रोवर से मिली तस्वीरों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अरबों साल पहले मंगल पर भी जीवन दिखाई दिया था। देखिए क्या है नासा की नई खोज और इससे अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं कैसे बढ़ सकती हैं। धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर जीवन की तलाश। नासा के परसिवरेंस रोवर ने स्पेस साइंटिस्ट को दी सबसे बड़ी गुड न्यूज। रहस्यों से भरे अंतरिक्ष में जीवन की तलाश में पूरी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिक वर्षों से जुटे हैं। अपने सौर मंडल में ये तलाश काफी हद तक मंगल ग्रह पर ही केंद्रित भी रही है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा पिछले कई वर्षों से मंगल की सतह का बारीकी से अध्ययन कर रही है। इस कोशिश में नासा अब तक 6 रोवर्स को मंगल की सतह पर उतार चुकी है। इन रोवर्स ने मंगल की सतह के बारे में वैज्ञानिकों को कई अहम जानकारियां दी। सोलर पावर से चलने वाले ये रोवर मंगल की कई अद्भुत तस्वीरें धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों तक पहुंचा चुके हैं। हर तस्वीर अपने आप में खास है। नासा के वैज्ञानिक इन तस्वीरों को बड़ी बारीकी से खंगालते हैं। नासा का परसिवरेंस रोवर भी मंगल की सतह, वहां की मिट्टी और पूरे ग्रह की बनावट से जुड़ी जानकारियां लगातार नासा के वैज्ञानिकों तक पहुंचा रहा है। लेकिन बुधवार का दिन परसिवरेंस रोवर और नासा के वैज्ञानिकों के लिए बेहद खास रहा। मंगल की सतह पर चहलकदमी करते हुए परसिवरेंस एक छोटी घाटी नुमा जगह पर पहुंचा। इस जगह से रोवर ने मंगल की सतह की जो तस्वीरें भेजी, वो तस्वीरें अब तक की आई तस्वीरों से बेहद जुदा थी। इन तस्वीरों को जब साइंटिस्ट ने बेहद बारीकी से देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। इस तस्वीर पर दिख रहे ये धब्बे असल में मंगल ग्रह के अरबों साल के सफर की कहानी संजोए हुए थे। परसिवरेंस रोवर में मिट्टी की जांच के यंत्र लगे हैं जो मिट्टी में मौजूद तत्वों और रसायनों को पहचान सकते हैं। रोवर से मिले डेटा ये बता रहे हैं कि ये धब्बे असल में मंगल पर अरबों साल पहले मौजूद सूक्ष्म जीवों के संभावित जीवाश्म या फॉसिल हो सकते हैं। ये जैविक संकेत मंगल पर अरबों साल पहले मौजूद जीवन की ओर इशारा कर रहे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि परसिवरेंस ने जिस जगह से ये तस्वीरें भेजी हैं, वो असल में किसी नदी की तलहटी हो सकती है। अरबों साल पहले इसी नदी में मंगल पर जीवन पनपने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि रोवर से मिले सैंपल्स का पृथ्वी पर मौजूद लैब्स में गहन विश्लेषण करना जरूरी है। इस एनालिसिस के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि मंगल पर कभी जीवन था। We are really showing you how we are kind of one step closer to answering humanity's one of their most profound questions, and that is, are we truly alone in the universe? So if I could have the first image, please, that would be great. So last July, as Secretary Duffy eloquently described, NASA's Perseverance rover found a leopard-spotted rock at Mars. And scientists immediately knew. It was interesting, we hadn't seen anything like that before on Mars. And we talked about it last summer. The moment we found it, we put out the images for everybody to see and everybody to share in the joy of NASA science. And, you know, today, we're really here celebrating that incredible hard work of the science team as they literally tried to prove it wasn't interesting. Maybe it's just something else. Maybe it's not, you know, the key result that we've been waiting for. And so they've done the analysis on these leopard spots, and we think they are potentially made by some sort of ancient life. नासा का परसिवरेंस रोवर साल 2021 से मंगल ग्रह पर घूमकर जीवन के सुराग तलाश रहा है। ये रोवर मंगल की सतह और चट्टानों पर ड्रिल करके मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करता है। परसिवरेंस जीवन के लिए सबसे उपयुक्त माने जाने वाली जगहों के सैंपल्स को अपने पास इकट्ठा कर रहा है, जिसे बाद में धरती पर लैब्स में जांचा जाएगा।
इस रोवर की ताजा खोज से नासा के साइंटिस्ट बेहद उत्साहित हैं। जाहिर है, अगर ये साबित हो जाता है कि मंगल पर मिले धब्बे असल में अरबों साल पुराने सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हैं, तो ये मंगल से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खोज रहेगी। इसी के साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि सौर मंडल में पृथ्वी अकेली नहीं है जहां जीवन का अस्तित्व रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी विषय पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ फॉर्मर साइंटिस्ट इसरो के मनीष पुरोहित जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी, देखिए, अंतरिक्ष में जीवन की संभावना की तलाश में नासा की इस खोज को कितना अहम माना जा रहा है आपके लिहाज से? देखिए, ये एक बहुत बड़ा पहला कदम है, क्योंकि सदा से सवाल रहा है कि क्या पूरे ब्रह्मांड में बस पृथ्वी है जहां पर जीवन है। तो देखिए, एक्चुअली मार्स के ऊपर पानी है, ये काफी पहले से पता था। मार्स के जो पोलर रीजन है वहां पर काफी बर्फ है, जिसमें माना जाता है वो बर्फ पानी की भी है और कुछ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है जी। वो इतनी बर्फ है कि अगर वो पूरी पिघल जाती है तो पूरे मार्स को 20-30 मीटर पानी के अंदर डुबो सकती है, इतना पानी है वो, अगर दोनों पोल्स की बर्फ पिघल जाए तो। यहाँ पर जिस हम क्रेटर की बात कर रहे हैं, जिस कैनियन की बात कर रहे हैं, जहां पर परसिवरेंस ने अभी सैंपल इकट्ठे करे हैं, वो एक ऐसी नदी के बहाव में है जहां पर माना जाता है कि कुछ अरबों साल पहले नदी बहती थी। जब हम सैंपल्स को देखा गया तो जो केमिकल कंपाउंड्स वहां मिले, जो केमिकल सिग्नेचर वहां मिला, वो मोस्टली ऐसा है जो धरती पर अगर मिलेगा तो ऐसी जगहों पे मिलेगा जहां पर छोटे छोटे जीवाश्म अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो और उनकी ग्रोथ हो रही हो। लेकिन नासा ने यह भी बोला कि हो सकता है कि ये जो सैंपल हमें मिला है, इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि कोई बहुत भयंकर हाई टेम्परेचर, हाई रेडिएशन या कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हो, उससे भी ये बन सकते हैं। लेकिन जिस लोकेशन पे मिले हैं वो लोकेशन ऐसी है कि वहां पर जो दूसरे कारण है उनके होने के चांस कम है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, ये सब कुछ एक रोवर ने यहां से करोड़ों किलोमीटर दूर मार्स के ऊपर रिमोटली, धरती से साइंटिस्ट उसको कंट्रोल कर रहे थे और उसने सारी रिसर्च करी है। अभी जो अगला स्टेप नासा लेने वाला है, जो पहले से प्लान था, वो ये है कि एक मिशन जाएगा और ये जो सैंपल इकट्ठे करे गए हैं, छोटे छोटे सैंपल्स हैं, तो उन छोटे छोटे सैंपल्स को वहां पर छोड़ दिया गया है। अगला जो मिशन जाएगा उसको कहते हैं मार्स सैंपल रिटर्न, जो प्लान्ड है, पता नहीं कब होगा लेकिन होना उसका प्लानिंग में है। वो इन सारे सैंपल्स को फिर से धरती पर लेकर आएगा। धरती पर जो सोफिस्टिकेटेड लैब्स हैं उसके अंदर जब इनको कंफर्म किया जाएगा कि हाँ, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही ये सब चीजें हैं, तो फिर एक बड़ा खुलासा यही होगा सभी के लिए कि जीवन कभी मार्स पर भी था, पहला। दूसरा, ये माना जाता है कि मार्स पर अगर जीवन था भी तो वो बहुत पहले खत्म हो चुका था। लेकिन क्योंकि हमें जो सैंपल्स अभी मिले हैं ये सिर्फ 6 सेंटीमीटर नीचे, धरती से सिर्फ 6 सेंटीमीटर नीचे ड्रिल करके जो सैंपल निकाला गया उसके अंदर मिले हैं। और अब तो फोटो देख पा रहे हो, तो सरफेस के ऊपर दिख रही है जो फोटो, इसका मतलब शायद ज्यादा लंबे ड्यूरेशन तक मार्स पर जीवन रहा है। अब यहाँ पर जो तीसरा सवाल आता है, तो क्या हम मार्स पर जाकर रह सकते हैं? तो इस वक्त जो मार्स है, मंगल ग्रह की जो अभी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जिस तरीके से हम धरती पर रहते हैं वैसा रहना इम्पॉसिबल है। ठीक है मनीष जी, एक और सवाल जो सबके जहन में आता है, एक जनरल सा सवाल है, आपसे समझना चाहेंगे कि फिलहाल मंगल ग्रह पर कितने रोवर मौजूद हैं, आखिर इन रोवर को जिम्मेदारी क्या दी गई है, इनका काम क्या होता है, वो अगर आप आसान शब्दों में समझा सके तो। देखिए, एक्चुअली मार्स का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत हार्श है, वहां पर अभी भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरा, मार्स तक इंसान को भेजना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर हमें एक्सप्लोर करना है तो हमें रोबोटिक मिशंस भेजने पड़ते हैं। नासा ने जो रोबोटिक मिशंस मार्स पर भेजे, जैसे हमने भी चंद्रयान 3 चांद पर भेजा, वैसे उन्होंने मार्स पर भेजा। हमारा लैंडर था, इनका रोवर है, मतलब ये चांद पर उतरता है एंड देन ये मूव करता है, जैसे अपना प्रज्ञान था, लेकिन उससे ज्यादा काबिल है ये जी। ऐसे और भी रोवर्स जो गए हैं, उन रोवर्स का काम होता है मार्स के ऊपर की सतह को, उसकी मिट्टी को, उसके पत्थरों को, उनको एनालाइज करना। अगर हम इस पर्टिकुलर मिशन की बात करें, परसिवरेंस की बात करें, इसमें काबिलियत है कि ये मार्स की धरती के अंदर ड्रिल कर सकता है। इसके ऊपर इतनी सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि ये वहीं पे पहली रिसर्च वहीं पे खुद करके बता सकता है।
तो आप इसको ऐसे समझिए, पहले तो इस रोवर ने मार्स की धरती पर ड्रिल किया, सैंपल को इकट्ठा किया, उस सैंपल को उठाया, उठाकर अपने जो उसका जो एक सेटअप बना उस सेटअप पे लेके गया, वहां पर उसके ऊपर लेजर फायर करी गई। लेजर को फायर करने के बाद उससे जो रीडिंग आई, उस रीडिंग को उसने ऑब्जर्व किया, रिकॉर्ड किया, और वो सारी चीजें उसने धरती पर वापस भेजी। इस डेटा के बेसिस पे बाकी जो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हैं उनने एनालाइज करके अपना जो पेपर पब्लिश किया, जिसमें सारी बातें करी गई हैं कि लाइफ फॉर्म हो सकती है। तो अभी जो बेसिक रिसर्च हो रही है मार्स के ऊपर, वो हो रही है जो एक नासा ने करी, उसका नाम था मॉक्सी। तो उनने ये देखा कि मार्स के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, अगर हमें इंसान को मार्स पर भेजना है और हमें वहां रहना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो मॉक्सी एक एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने किया, जिससे उन्होंने मार्स पे, मंगल पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन निकालने की बात करी। मार्स के ऊपर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, तो अगर हम किसी ह्यूमन हैबिटेट को वहां बनाना चाहते हैं तो ये जो सारे रोवर्स हैं ये सारी डिटेल भी लेते रहते हैं कि टेम्परेचर साइकिल मार्स का कैसा रहता है, कितना गर्म होता है, कितना ठंडा होता है। मार्स के ऊपर वातावरण बहुत पतला है और जो भी है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। धरती का जो वातावरण है वो हमें सूरज के आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। मार्स पर कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं है। हमारे पास धरती का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, वो चुंबकीय क्षेत्र जो धरती खुद से बनाती है, वो जो हाई एनर्जी पार्टिकल हैं जो अगर हमसे टकराते हैं और हमारे को कैंसर कर सकते हैं, वो उनको रोक देती है। कुछ पार्टिकल इक्के दुक्के अगर एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो वो हमें नॉर्दर्न लाइट्स के जैसे दिखते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर फिनोमेना होता है। लेकिन मार्स के ऊपर वो भी नहीं है। तो मार्स इस वक्त बहुत हार्श है। लाइफ को सपोर्ट करना है अगर मार्स पे, तो कंप्लीट हैबिटेट बनाना पड़ेगा। वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस प्रोसेस के लिए, वो सब ये रोवर्स कर रहे हैं। जी देखिए मनीष जी, ये जो सारी खोज हो रही है, इस सबसे क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में मंगल पर जीवन के दोबारा पनपने की राह खुल सकती है? देखिए, मंगल तो एनीवेज लिस्ट में सबसे ऊपर है जहां पर ह्यूमन हैबिटेट बनाने की बात करी जा रही है। हम बात करें तो अमेरिका के जो स्पेस एक्स कंपनी के जो इलोन मस्क हैं, वो तो कह ही रहे हैं कि विद इन फ्यू इयर्स वो उनका जो नया लॉन्च व्हीकल वो बना रहे हैं स्टारशिप, उससे वो चांद मार्स के ऊपर हर हाल में एक ट्रिप तो लगा के आने वाले हैं, देखने वाले हैं। और वहां पर मतलब बहुत बड़ा प्लान है, देखिए बहुत एम्बिशियस प्लान है, लेकिन बिल्कुल ऐसा प्लान है कि वहां पर शायद ह्यूमन हैबिटेट को एस्टेब्लिश करने की बड़े बड़े सपने तो हैं इस वक्त। सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या हकीकत बनते हैं या नहीं ये भी देखना होगा। मनीष जी, एक और सवाल है। देखिए, सवाल इसी के साथ को रिलेटेड है। वो ये है कि जब हम स्पेस में जीवन की संभावना तलाशने की बात करते हैं ना, तो हमारा फोकस जाता है सबसे ज़्यादा मंगल की तरफ। क्या सौर मंडल में पृथ्वी के बाद मंगल ही ऐसा ग्रह है माना जाए जहां जीवन की संभावना हो सकती है? मंगल में ऐसी क्या खासियत है कि इसे जीवन के लिए उपयुक्त माना जाए? देखिए, जब हम ग्रहों की बात करें तो शुक्र है हमारे पास में, लेकिन शुक्र पे कभी जीवन था? शुक्र को माना जाता है कि वो धरती की इवल सिस्टर है, यानी एकदम धरती जैसा ही शुक्र था, लेकिन अपनी गलत हरकतों के चलते आज वो ऐसा है कि जो जीवन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता, कभी करा होगा कभी इतिहास में। मंगल जो है शुक्र के मुकाबले इतना ज्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन इतना नहीं है। शुक्र के ऊपर तो एसिड की बारिश होती है, तापमान 700-800 डिग्री पहुंच जाता है, तो आप तो वहां पे सोच भी नहीं सकते, तो उसको तो हटा दिया गया है कि शुक्र कुछ कर सकता है। लेकिन मंगल के ऊपर अभी जो रोवर्स जाते हैं वो वहां पर रुकते हैं, वहां पर देखते हैं। तो इस वक्त मंगल के ऊपर ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि हम जैसे अभी बैठे हैं ऐसे मंगल पे बैठ पाए। अगर मंगल पे हम जाते भी हैं और हम सोचते हैं कि मंगल पर जीवन पॉसिबल होगा भी, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी को भी काफी आगे बढ़ना है। मंगल के ऊपर ऑक्सीजन ही नहीं है, हम सांस कैसे लेंगे? पानी तो है, लेकिन पानी से ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा, पानी से फ्यूल बनाना पड़ेगा। मंगल के ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वहां पर आंधी आती है तो आधे मंगल ग्रह को ढक लेती है, 3-3 महीने तक आंधी आती रहती है। वहां की जो मिट्टी है वो हानिकारक है, तो गलती से अगर लग जाती है तो वो हमारे को प्रॉब्लम कर देगी। तो काफी चैलेंजेस हैं, लेकिन प्लान ऐसा है कि जिस तरीके से एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा सेटअप बनाया हुआ है, जो स्पेस में 400 किलोमीटर ऊपर धरती के चारों तरफ घूमता रहता है और उसके ऊपर इंसान रहते हैं, 7 से 8 इंसान हर वक्त रहते हैं, वैसे ही मंगल के ऊपर भी एक ऐसी लेबोरेटरी, एक ऐसा सेटअप बनाया जाएगा जहां पर कंटिन्यूअसली इंसानों का आना जाना लगा रहेगा। अच्छा, एक रिसर्च भी हुई थी मनीष जी, उसमें नासा कह रहा है उस रिसर्च के मुताबिक कि मुमकिन है कि जहां पर ये धब्बे मिले हैं वहां पहले नदी थी, तो आखिर नदी और मंगल पर जीवन फिर से विलुप्त कैसे हो गया, ये समझाइएगा। अरबों साल में मंगल पर इस परिवर्तन की वजह क्या हो सकती है?
देखिए मंगल ग्रह जो है आप इसको ऐसे समझिए कि इस पे सारा ग्रेविटी का काम होता है। धरती जो है वो हर चीज को अपने साथ बांध के रखती है। धरती जी। ने अपने वातावरण को बांधा हुआ है। क्यों? क्योंकि धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी है, वो उसको अपने से अलग छिटक के जाने नहीं दे रही। मंगल जो है धरती के मुकाबले अगर उसकी साइज की बात करें तो उसका रेडियस धरती से आधा है, और पूरे सरफेस एरिया की बात करें तो मंगल धरती का 1/4 सरफेस एरिया रखता है। जी। मंगल के ऊपर ये सारी चीजें नहीं थी। मंगल के पास खुद का चुंबकीय क्षेत्र नहीं था जो उसको ब्रह्मांड से और सूरज से आने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल जो कि काफी नुकसान पहुंचाते हैं उससे बचा सकते। तो इन अरबों करोड़ों साल में नदियां थी, वहां पे बर्फ तो अभी भी है, वातावरण था, लेकिन उस सबको वो अपने साथ खींच के अलग ले गया, जिसके चलते जो पानी है, माना जाता है 3.5 बिलियन ईयर्स बैक वहां पर नदी बहती थी। लेकिन इतने लंबे समय में क्योंकि सब कुछ जब टूटता चला गया मंगल के हाथों से, तो वहां पर वो नदी भी कहीं गायब हो गई। जो जी, बिल्कुल। पोलर रीजन पे बर्फ जमी हुई है वो अभी है। मंगल की सतह के नीचे भी बर्फ है, लेकिन ऊपरी सतह जो है उसको रेडिएशन ने, हार्श एनवायरनमेंट ने खत्म कर दिया। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए क्रक्स तो इस डिस्कशन का यही निकलता है कि अभी बहुत सारी लेयरिंग है जिसको हमें अनलेयर करना है और समझना है कि वहां पर और क्या चीजें तलाशी जा सकती हैं लाइफ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। देखिए जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता नहीं है। अपने इस खास सेगमेंट में हम आपको एआई से जुड़ी हुई खबरें दिखाते हैं आज की एआई स्टोरी कौन सी है। देखिए दिल्ली एम्स ने छात्रों की मेंटल हेल्थ को लेकर एक खास पहल की है। स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक एपीपी विकसित किया है जिसे नाम दिया गया है नेवर अलोन। ये ऐप छात्रों की मेंटल हेल्थ पर नजर रखेगा और उन्हें अकेलेपन के दौरान भी 24 घंटे सहायता देगा। अपने सपनों का पीछा करते वक्त, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते वक्त आज के युवाओं को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ने की होड़, उस पर उम्मीदों का बोझ। बेशक आज के स्टूडेंट्स की राहें आसान नहीं हैं। इन चुनौतियों का सामना करते वक्त कई बार छात्र छात्राएं निराशा और डिप्रेशन से खुद को घिरा पाते हैं। इन हालात में स्टूडेंट्स का साथी बनकर, उनका गाइड बनकर आया है एआई बेस्ड ऐप नेवर अलोन। एम्स ने इस ऐप को छात्रों की मानसिक सेहत की हिफाजत के लिए तैयार किया है। इसका मकसद युवाओं में डिप्रेशन और अकेलेपन से होने वाली खतरनाक मानसिक बीमारियों को रोकना और बच्चों को 24/7 वर्चुअल और ऑफलाइन काउंसलिंग प्रदान करना है। इस ऐप के जरिए बच्चों को मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों से 24/7 काउंसलिंग की सुविधा भी दी जाएगी। साथ ही कॉलेज के छात्रों के लिए खास सुविधाएं भी इस पर उपलब्ध हैं। This is a web-based app. This web-based app is basically you don't have to download the app. It runs on the WhatsApp only. So data is highly secured, and it is available for 24/7 for the students in the university campus. We are starting from AIIMS Delhi, AIIMS Bhubaneswar, and IBHAS. AIIMS Bhubaneswar and IBHAS Shadra. इस ऐप के जरिए जुड़ने वाले डॉक्टरों में एम्स दिल्ली से लेकर IHBS जैसे बड़े अस्पतालों के एक्सपर्ट शामिल हैं, जो छात्रों को उनकी मानसिक समस्या को लेकर गाइड करेंगे। छात्रों के लिए ये ऐप अगले महीने से उपलब्ध होगा। बाकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए इस ऐप को प्रति छात्र 70 पैसे प्रतिदिन के शुल्क पर उपलब्ध कराया जाएगा। नेवर अलोन ऐप को मानसिक बीमारियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि इस पहल के माध्यम से मेंटल हेल्थ पर एक बेहतर और खुला संवाद भी शुरू हो पाएगा और युवा किसी भी हालात में खुद को अकेला नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्लास्टिक इंसानों के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है, उससे कहीं ज्यादा ये पर्यावरण का दुश्मन है। लेकिन अगर इसी प्लास्टिक के कचरे से कमाई होने लगे और पर्यावरण का ये दुश्मन लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन जाए तो क्या ही कहने। तो चलिए आपको एक ऐसे शख्स के साथ मिलवाते हैं जिन्होंने प्लास्टिक के कबाड़ से अपना कारोबार खड़ा कर दिया।
कश्मीर की हंसी और दिलकश वादियां, वो खूबसूरत नजारे जिन्हें देखने की हसरत हर दिल में रहती है। लेकिन इन वादियों में भी कचरे और प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है। इसी समस्या को एक शख्स ने अपने हुनर और मेहनत से अवसर में बदल दिया है। ये है दक्षिण कश्मीर के गडीहामा गांव के रहने वाले तारिक अहमद गनी, जिनके पास औपचारिक शिक्षा तो नहीं है, लेकिन हौसला और सोच इतना बड़ा है कि उन्होंने कबाड़ को भी देश और समाज के लिए उपयोगी बना दिया। स्क्रैप से उन्होंने एक ऐसा कारोबार खड़ा किया जिसका टर्नओवर अब लाखों में है। दो 2007 से मैं इस काम को अंजाम दे रहा हूँ, जो पूरी साउथ कश्मीर, जितने भी अपनी 4 डिस्ट्रिक्ट है, पूरा जम्मू कश्मीर, इस कूड़े कचरे से मैं साफ सफाई करके रखता हूँ। रोडों पे जहाँ गाँवों में जो ये कूड़ा कचरा होता है वो शाम को इकट्ठे करके ला के मेरे पास लाते हैं, और इसके बाद यहाँ पे 5-10 एम्प्लॉय इसको ग्रेडिंग करके अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग मुल्कों में भेजते हैं। तारिक की ये कोशिश घाटी की सुंदरता को बचाने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम है। तारिक प्लास्टिक को रिसाइकिल कर घाटी में स्वच्छता का नया रास्ता दिखा रहे हैं। उनकी इस पहल से न सिर्फ प्रदूषण कम हो रहा है, बल्कि नई सोच भी जन्म ले रही है। जब से मैंने ये इस स्क्रैप का कारखाना खोला, जब से मैंने इसको साफ सफाई अपना जम्मू एंड कश्मीर को रखा, चाहे पुलवामा हो, चाहे कुलगाम हो, चाहे अनंतनाग हो, चाहे पहलगाम हो, इस जगहों पे जब हमने साफ सफाई रखा है, अगर हम इस काम को नहीं साफ सफाई से रखेगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन उड़ सकता है, क्योंकि हम उस पोल्यूशन को यहाँ से अपने दूर करते हैं, इसकी ग्रेडिंग करके अलग अलग रियासतों में भेजते हैं। कुलगाम और आसपास के इलाकों से रोजाना भारी मात्रा में प्लास्टिक की बोतल, रैपर और पैकेट्स को इकट्ठा किया जाता है, जिससे प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं और फिर इन टुकड़ों को आगे रिसाइकिल के लिए फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। लगभग 50 लोग तारिक की इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी शामिल हैं। यानी तारिक की इस पहल ने घाटी के युवाओं को रोजगार भी दिया और समाज को साफ सफाई का संदेश भी। जितने भी नौजवान बेरोजगार थे, उनका रोजगार यहाँ पे मिल रहा है और अपना भी रोजगार इससे मिल रहा है, क्योंकि आजकल अगर हम सरकार पे नौकरियों पर ध्यान देंगे, क्योंकि वो अब नौकरियां कम मिल रही है, यहाँ पे नौकरियां अब है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि अब अपने काम को इंसान अपना रोजगार खुद कमाना चाहता है और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। धरती का स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर की खूबसूरती तभी बरकरार रह सकती है जब यहाँ का पर्यावरण सुरक्षित रहे, और कुलगाम के तारिक अहमद गनी ने अपनी इस कोशिश की बदौलत ही उस दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर इरादा साफ हो तो कबाड़ भी कमाई का जरिया और समाज की भलाई का रास्ता बन सकता है। कुलगाम से उमैसर गुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।